सबसे पहले आपका कैंपस संधान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। इसी के साथ साथ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप अपने बारे में सबसे पहले सर संक्षिप्त में परिचय दीजिए, किस तरह से आपकी करियर की शुरुआत हुई, इस बारे में आप बताइए। मेरा नाम प्रत्युष रंजन है और मैं फ़िलहाल पीटीआई में हेड ऑफ़ सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, फैक्ट चेकिंग और डिजिटल सर्विसेज के तौर पे काम कर रहा हूँ। और टोटल इस साल को काउंट करूँ तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो है वो 20 सालों का हो चुका है। और 20 सालों में करीबन 19 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिजिटल मीडिया में, क्योंकि जब मैं कैंपस से निकला और जो मेरी पहली पोस्टिंग मतलब जो मुझे मिली थी एज ए ट्रेनिंग, मुझे मिली थी यूनाई में। 2 महीने के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी वहाँ पे। उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे जॉब मिली थी ईटीवी न्यूज़ में, जो प्रिंट से निकल के मैं टीवी में गया और 1 साल टीवी में काम किया। फिर मैंने 1 साल के बाद टीवी को छोड़ दिया, तभी मैं डिजिटल में आ गया था। तब डिजिटल कोई जानता नहीं था कि क्या सिचुएशन है, क्या होती है। ये बात है 2004 की, आज से ठीक 20 साल पहले। वहाँ से डिजिटल में मेरी शुरुआत हुई और डिजिटल में काम करने के बाद 2-3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई डिजिटल की उस समय। अब तो खैर बहुत ही चीज़ें बदल गई कि आपका 2 वे कम्युनिकेशन होता है, आपको फीडबैक मिलता है, आपको स्पेस की दिक्कत नहीं होती। तो सारी चीज़ें, तो वहाँ से डिजिटल में शुरुआत हुई मेरी। और एक ब्लॉग ऑफ नेटवर्क होता था, इंस्टा ब्लॉग्स करके, दिल्ली में उसका ऑफिस था। तो हैदराबाद से मैं दिल्ली आ गया और उसके बाद फिर इंडिया टुडे में 2 साल काम किया, इंडिया टुडे की डिजिटल टीम में। उसके बाद दैनिक भास्कर का इंग्लिश वेबसाइट लॉन्च मैंने किया था, डेली भास्कर, उसमें मैंने 1 साल काम किया। फिर मैं हिंदुस्तान टाइम्स.com में गया, वहाँ वेबसाइट मैंने हैंडल करता था। वहाँ करीबन 5 साल मैं हिंदुस्तान टाइम्स.com में रहा। वहाँ से मैं न्यूज़ नेशन गया एज ए डिजिटल हेड। दोनों इंग्लिश और हिंदी की वेबसाइट थी, दोनों को मैं हेड करता था। वहाँ से मैं इंडिया टीवी गया, 1.5 साल वहाँ रहा। वहाँ भी मैं इंग्लिश हिंदी की वेबसाइट को हैंडल करता था। इंडिया टीवी से मैं जागरण न्यू मीडिया आया और जागरण न्यू मीडिया की जो इंटायर एडिटोरियल टीम थी डिजिटल की, वो मैं हैंडल करता था, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी और वहाँ की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट भी थी। वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ पीटीआई। तो करीबन 9वां ऑर्गेनाइजेशन है मेरा ये, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस दौरान। इसके बारे में आगे आपसे बात करेंगे। तो फ़िलहाल जो है जर्नी करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी और जर्नी बाकी है। सर, मेरा सवाल है कि साउथ कैंपस के पत्रकारिता कोर्स में आपको कैसे आना हुआ? साउथ कैंपस के पत्रकारिता कोर्स में आना ऐसे हुआ कि मेरे कई सारे जो मित्र थे, मेरे सहपाठी थे, हम लोग सब यूपीएससी की तैयारी करते थे। और उसी के दौरान मेरे 2-3 मित्र ने साउथ कैंपस में एडमिशन लिया था और उनके थ्रू मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ साउथ कैंपस में भी पत्रकारिता का कोर्स कराया जाता है। यहाँ पे कैसा है सुविधा पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैं 5 साल नॉर्थ कैंपस में रहा था। हिंदू कॉलेज का मैं छात्र था, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन और पीजी किया। और उसके बाद सबको पता है यूपीएससी के चक्कर में हम लोग जाते हैं, तो मैं भी लगा हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो असफलता मिली, उसके बाद साउथ कैंपस का पत्रकारिता विभाग जो है उसने हमें थामा और वहाँ से हमारे कैरियर की दिशा बदली। वहाँ से जो हमने पढ़ाई की वो हमें दोस्तों के थ्रू मिला था और सीनियर्स के थ्रू हमें जानकारी मिली थी। हम वहाँ जब पहुँचे और वहाँ पे हमने जब पढ़ाई शुरू की, हमारा सिलेक्शन हुआ, पढ़ाई शुरू की, तो वहाँ से फिर हमारी कैरियर की दिशा बदली। तो एक बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि मैं हमेशा से इंग्लिश का छात्र रहा। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की मैंने, इंग्लिश में मेरी सब आगे की पढ़ाई होती रही, ग्रेजुएशन पीजी वगैरह। लेकिन मैंने हिंदी पत्रकारिता में ये कोर्स को चुना था। वो सिर्फ इसलिए कि मुझे तब ये महसूस हुआ था कि आप पत्रकारिता को किसी लैंग्वेज में बांध के नहीं रख सकते। मुझे इंग्लिश की जानकारी भी उतनी ज़रूरी है जितनी हिंदी की जानकारी। अगर मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ तो मुझे हिंदी भी लिखना आना चाहिए। अगर मैं हिंदी लिख सकता हूँ तो मुझे इंग्लिश भी लिखना आना चाहिए। अगर मैं इंग्लिश में सोच सकता हूँ तो मुझे हिंदी में भी सोचना चाहिए। वो थिंकिंग मेरी इंग्लिश में भी आनी चाहिए, हिंदी में भी आनी चाहिए। तो लैंग्वेज का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो तब जब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कम से कम 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और 300 से 500 के बीच में हम अनऑफिशियल बोलते हैं, कैसे इतने लैंग्वेजेज हैं। तो किसी एक लैंग्वेज पे आप बांध के इस प्रोफेशन को नहीं रख सकते। तो मेरा ये सबसे बड़ा कारण था कि मैं हिंदी पत्रकारिता में गया, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों को कंट्रोल करेंगे एक तरीके से, तब आप ग्रो करेंगे। ये मेरी अपनी थिंकिंग थी। तो एक कैरियर की दशा मुझे वहाँ से मिली, जो साउथ कैंपस का हमने जहाँ से पढ़ाई की। बाकी सर, कोर्स के दौरान आपका अनुभव किस प्रकार रहा? कोर्स के दौरान अनुभव बड़ा मिक्स रहा, क्योंकि
3 साल यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद, तैयारी करने के बाद जब हम जाते हैं, तो जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आप बहुत कुछ जानकारी आपके अंदर आ चुकी होती है, बहुत कुछ पढ़ते हैं आप। लगभग जीके का हर पार्ट आप कवर करते हैं, हिस्ट्री का सब पार्ट कवर करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का करते हैं, सिविक्स करते हैं। तो जब मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू की तो सिलेबस जो था वहाँ पे हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस था। पत्रकारिता का इतिहास क्या रहा है, कैसा रहा है, सारी चीज़ें थी। जो एक चीज़ जो मुझे तब भी प्रॉब्लम दिखती थी और मेरे ख्याल से आज भी आप लोग बेहतर बताएंगे, प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम रहता था। तो हमारे एक टीचर थे उस समय, श्री अर्जुन देशप्रेमी जी, वो हम लोगों को इंटरनेट पत्रकारिता का सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और पता नहीं मुझे उस समय 90 से ऊपर नंबर उसी में आता था, उसी में आया था। तो ये पता नहीं, एक शायद संदेश था कि मुझे डिजिटल में ही जाना है, लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो उनके क्लास में मुझे हमेशा ही से बड़ा मन लगता था, क्योंकि वो जो बात करते थे वो फॉरवर्ड लुकिंग बात होती थी। हिस्ट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्या चल रहा है वही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप फॉरवर्ड लुकिंग बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वो हमेशा एक अट्रैक्ट करता था। तो इसलिए उनकी क्लास में मुझे बड़ा मज़ा आता था। मेरा यही कहना है कि हम ठीक है, अभी मैं कई सारे यूएस में भी गया था, करीबन मई और जून के महीने में एक रिपोर्टिंग टूर थी वहाँ पे। तो मुझे 3-4 मीडिया स्कूल्स घूमने का मौका मिला। हर जगह पे मैंने ये देखा कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस कराया जाता है। हर जगह के स्टूडेंट्स जो हैं वो सुबह शाम न्यूज़ बुलेटिन निकाल रहे हैं, पेपर की जैसे रिपोर्टिंग होती है वैसे रिपोर्टिंग करके वो अपनी खुद की पेपर निकाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, वहाँ की अपनी खबर को निकाल के मीडिया हाउसेज में भेजते हैं जो छपती है। तो ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने लेनी शुरू कर दी है। और हम अभी यहाँ पे क्या है कि हम इतिहास पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि इतिहास कैसा रहा है पत्रकारिता का, वो बिल्कुल जानने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ उसकी बदौलत पिछले 20 सालों में जो चीज़ें बदली हैं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, हम उस हिसाब से अगर नहीं बदलेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने इस चीज़ को सामने से फील किया है और बदलते वक्त के साथ बदलते रहना ज़रूरी था, जो मैंने किया। इसलिए ये बड़ी बहुत ज़रूरत है कैंपसेस में भी लोगों को समझने की, जो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। इस बारे में मैं बात करूँगा। अभी मैं रिसेंटली जो हमारा अलुमनाई मीट हुआ है बड़ा अच्छा रहा है, और उसके सहारे अब हम इस पे बातचीत डेफिनेटली शुरू करेंगे। जी सर, मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता के इस कोर्स के दौरान आपने रोजगार की तलाश कैसे की, या उसमें क्या कठिनाइयाँ आई या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा अपने रोजगार के ढूंढने के लिए? हम लोगों के समय मेरे ख्याल से रोज़गार ढूंढने में बहुत लोगों को समस्या नहीं हुई थी। 2003, 2004, 2005 की अगर बात करो तो वो इसलिए कि कुछ संस्थान ऐसे थे जो नए बच्चों को लेते थे, बहुत अच्छे से ले लेते थे और उनको ट्रेनिंग वेनिंग देना। तो टीवी की अगर मैं बात करूं तो टीवी में ईटीवी एक ऐसा संस्थान था जहां पे आप देखेंगे कि 10 में से 7 लोगों ने जो मीडिया में काम कर रहे हैं, जो नॉर्थ में बेस्ड हैं, मैक्सिमम लोगों ने ईटीवी से ही अपनी शुरुआत की है। क्योंकि ईटीवी एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे पैसे कम मिलते हैं, सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है। तो मेरे लिए क्या था कि मेरा जो 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना था, हमें 2 साल का मेरा कोर्स होता था जब हम लोग पढ़ते थे, तो 3 सेमेस्टर के बाद ही मुझे यूनाई में 2 महीने का काम करने का मौका मिल गया। और उसके बाद मैंने 2 जगह अप्लाई किया था खुद से। तो एक टीवी में अप्लाई किया था और हिंदुस्तान टाइम्स चंडीगढ़ एडिशन में एक जॉब खाली थी, तो वहाँ के लिए अप्लाई किया था इंटर्न ट्रेनी सब एडिटर के लिए। तो मुझे दोनों जगह से मुझे ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने टीवी में जाना प्रेफर किया था बजाय प्रिंट के, क्योंकि उस समय टीवी का बहुत जोर चल रहा था कि टीवी जर्नलिज्म का एक शुरुआत थी उस समय की। तो इसलिए मैं ईटीवी में चला गया। हालांकि बाद में 1 साल के अंदर ही मैंने टीवी कम्प्लीटली छोड़ दिया। वो मेरा पर्सनल डिसीजन था। मुझे लगा कि मैं टीवी के लिए नहीं हूँ, टीवी मेरे लिए नहीं है, तो मैंने टीवी की पत्रकारिता छोड़ दी। तो ये है कि सर्च करता रहा। जैसे आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, तो पढ़ाई शुरू करते के साथ जब आप होता है ना कि 2-3 सेमेस्टर आपने क्रॉस कर लिया, तो फिर आप तलाशने लगते हैं। तो सीनियर्स हैं, कई सारे जान पहचान के लोग मिल जाते हैं, या कई सारे मीडिया हाउसेस के आजकल तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो जहाँ पे चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ कहाँ क्या ऑप्शंस खुला हुआ है, और वहाँ पे अप्लाई हमने भी किया था। और मतलब वैसे ही सब करते हैं, नॉर्मल वही प्रोसेस। सर, इसके अलावा क्या डिजिटल मीडिया के आजान से प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया के पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है?
पे आपकी क्या राय है? देखो टेक्नोलॉजी क्या है ना कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। वो इसलिए बदलती हैं कि मैंने सामने से इसलिए फील किया है कि जब मैंने डिजिटल में आने का फ़ैसला किया 2004 में, 2005 में, तो मुझे ये कहा गया कि आप अपना करियर ख़त्म कर रहे हो, आप टीवी छोड़ कर डिजिटल में जा रहे हो, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो वेबसाइट है, उसमें कुछ नया होता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें दिखी थी, इसलिए मैंने इसमें रहने का फ़ैसला किया। अब वही चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि डिजिटल मीडियम इतना पावरफुल हो गया है कि अब आप देखो तो न्यूज़ ब्रेक टीवी पे नहीं होता है, न्यूज़ ब्रेक ट्विटर पे होता है। न्यूज़ ब्रेक प्रिंट में तो कभी नहीं होता था, प्रिंट में तो फॉलोअप स्टोरी आती हैं। तो अब क्या है कि अगर आप आज के दिन आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ने जाते हो तो आपको लगता है कि आधे से ज़्यादा खबर तो मैंने ऑलरेडी कल कंज्यूम की हुई है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीडियम ख़त्म हो रहा है। प्रिंट मीडियम हमेशा से पावरफुल है और पावरफुल रहेगा, ये मेरा अपना मानना है। टीवी मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो मीडियम मुझे लगता है कि मैं उसमें फिट नहीं बैठता हूँ। क्योंकि उसका कारण ये है कि आप प्रिंट में काम करते हैं, आपको बाईलाइन आपकी खबर जाती है, आपको उसका रिकॉग्निशन मिलता है। डिजिटल में आप काम करते हो, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। आप वीडियोज़ में काम करते हो, आपको उसका रिकॉग्निशन मिलता है। टीवी में वो नहीं मिलता है। चुनिंदा लोग होते हैं, चुनिंदा चेहरे होते हैं, जो एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, उनके चेहरे और उनका ही सब कुछ दिखता है। जबकि हालांकि अगर आप 1 घंटे का बुलेटिन अगर कोई एंकर पढ़ रहा है तो उसके पीछे कम से कम 50-60-100 लोगों की मेहनत लगी हुई है, जिसमें 50 लोग एडिटोरियल के होंगे। उनका चेहरा कोई नहीं जानता है, उनको उससे नहीं मिलता। ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है। सो इसलिए वो मीडियम मुझे कभी पसंद नहीं आया। लेकिन डिजिटल के आ जाने से इन दोनों पे फ़र्क इतना ही पड़ा है कि डिजिटल ने अब इनको ड्राइव करना शुरू कर दिया है कि अगर ट्विटर पे किसी प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कुछ अनाउंसमेंट ट्विटर पे कर दिया तो डिजिटल पे आया पहले, उसके बाद टीवी और बाकी चीज़ें फॉलो करेंगी। तो वो अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट है वो अलग मीडियम के थ्रू अब आ रहा है, ठीक है। तो ये टीवी भी आप देखो, आप टीवी न्यूज़ चैनल जो है वो टीवी पे देखते हो या मोबाइल पे देखते हो या यूट्यूब पे देखते हो। कुछ अगर आप कहीं ऑन द गो हो, कहीं कुछ घटना घट जाती है, आपको किसी ने बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कैसे देखोगे? सोशल मीडिया के आप तुरंत जाओगे, यूट्यूब खोलोगे या ट्विटर खोलोगे, वहाँ पे सर्च करोगे, देखोगे। तो आप टीवी पे डिपेंडेंट नहीं हो। विजुअल मीडियम है, आप उसको टीवी मीडियम नहीं, विजुअल मीडियम बोलो। विजुअल मीडियम है तो विजुअल मीडियम डिजिटल पे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है। और आपको क्या है कि टीवी पे एक स्क्रीन है जहाँ पे वो जो चाहेंगे वो आपको देखना है। ये जो स्क्रीन मोबाइल पे है, इसमें आप जो चाहेंगे आप देख सकते हैं। ये बेसिक फ़र्क है जी। सर मेरा सवाल है कि जो GNI है वो डिजिटल मीडिया में आने वाले न्यू मीडिया कर्मियों की कैसे मदद कर सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GNI क्या है, मैं एक बार डिटेल बता देता हूँ। गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव, ये गूगल का एक सब्सिडरी है जो इंडिया में काम करता है। इंडिया में क्या, हर जगह पे काम करता है। तो गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव ने 2016 में जब फेक न्यूज़ बहुत फैल रहा था, तो उस समय एक इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क फैक्ट चेकर्स की उन्होंने तैयार की, ट्रेनिंग देके, जिसका मैं पार्ट था। 2017-18 में उसका मैं पार्ट था। 5 दिनों की उन्होंने ट्रेनिंग दी थी और हमें सर्टिफाई किया था फैक्ट चेकिंग ट्रेनिंग देने के लिए या फैक्ट चेकिंग करने के लिए। उसके बाद से तब से लेकर आज तक GNI ने कई सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो किसी भी जर्नलिस्ट को जाके उनकी साइट पे जाके निश्चित रूप से करना चाहिए। वो क्या होता है कि आपको एडिशनल स्किल सेट देते हैं। अब फैक्ट चेकिंग इज़ एडिशनल स्किल सेट। आप जर्नलिस्ट हो लेकिन फैक्ट चेकर जर्नलिस्ट हो तो आपका एक एडिशनल स्किल सेट हो गया। या फिर AI के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज GNI ने पूरे रिसर्च करके इन्होंने कोर्सेज बनाए हैं और बना के इन्होंने वेबसाइट पे डाले हैं। तो नए जर्नलिस्ट को ये फ़ायदा है कि आपको GNI जो है आपको जो आके नई चीज़ों के बारे में बता रहा है, आपको सर्टिफाई भी कर रहा है। आप वहाँ पे पढ़ाई करें, कंप्लीट करें कोर्स करने के बाद आप सर्टिफिकेशन भी उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो GNI की कई सारी ट्रेनिंग चलती है। करीबन 200 से 250 फैक्ट चेक ट्रेनर्स हैं जो अक्रॉस इंडिया हर जगह ट्रेनिंग करते हैं फैक्ट चेकिंग की और AI की। उनमें से कोई भी ट्रेनिंग सेशन आप सर्च करके जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाके आप अटेंड कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो GNI ये कर रहा है कि जो नए जर्नलिस्ट हैं उनको नई नई चीज़ों के बारे में कैसे बताना है, वो स्किल सेट कैसे आना चाहिए, वो उसकी सहायता कर रहा है। और हम जैसे जो फैक्ट चेकर ट्रेनर हैं या फिर बाकी ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग ही जाके कंडक्ट करते हैं सेशन और जाके हम लोगों को ट्रेन करते हैं। तो पिछले मुझे लगता है कि 5 सालों में मैंने कम से कम 10,000 से ऊपर लोगों को फैक्ट चेकिंग में ट्रेनिंग किया हुआ है, अलग अलग सेशंस में पूरे कंट्री में जाके।
तो ये हम लोग ही करते हैं। तो बहुत ही पावरफुल मीडियम है और बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है और बहुत ही फ़ायदेमंद है नए जर्नलिस्ट के लिए। सर, मीडिया कर्मी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से अपना काम आसान और बेहतर बना सकते हैं? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आजकल सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि एआई के आने से जो है नौकरी चली जाएंगी लोगों की, ये भी डर है लोगों का। हाँ, तो ये दोनों सवाल को मैं लेता हूँ। सबसे पहले तो बात करता हूँ कि एआई का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखो, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बोलते हैं, टूल कैसे बनता है, टूल काम कैसे करता है? टूल काम करता है तब जब उसको हम एक डेटा सेट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमने टूल को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो इलेक्शन से रिलेटेड सारे सवाल का जवाब दे, तो उसके लिए उस टूल को हमें इलेक्शन से रिलेटेड सारा डेटा, पहले इलेक्शन से लेके पिछले इलेक्शन तक का सारा डेटा हमें उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो जब हम डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं उस टूल को, अगर हम सही डेटा प्रोवाइड कराएंगे तो सही जवाब देगा, अगर हम बायस्ड डेटा प्रोवाइड कराएंगे तो बायस्ड जवाब देगा, गलत डेटा प्रोवाइड कराएंगे तो गलत जवाब देगा। तो टूल कंप्लीटली डिपेंड करता है डेटा कैसा है। अब आते हैं कि अब हमारे काम में हम किस तरह के टूल को यूज़ करके अपना फ़ायदा नुकसान कर सकते हैं। अगर जिस टूल को हम यूज़ कर रहे हैं उसका डेटा सेट परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, इसका पता भी करना मुश्किल है। दो टूल आज के डेट में लोग यूज़ करते हैं, एक है गूगल बार्ड जिसको जेमिनी बोलते हैं, एक है चैट जीपीटी ओपन एआई का। हमें पता नहीं कि उनको किस तरह का डेटा सेट दिया गया है। अभी एक हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर काफ़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक क्वेश्चन के आंसर में जेमिनी ने कुछ इलॉजिकल, कुछ रिस्पॉन्सिबल आंसर दे दिया था, तो उसको लेके थोड़ा सा वो हुआ था। रिसेंटली आज की ही मैं खबर देख रहा था कि गूगल को थोड़ा लॉस हुआ है उनके स्टॉक मार्केट में, बिकॉज जेमिनी के कई सारे आंसर्स जो हैं वो ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि थोड़ा रेसियल आंसर हो गए। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि जिस तरह का डेटा आप उसको प्रोवाइड कराएंगे उस तरह का आंसर करेगा। अब हमारे काम में उसको हम कैसे यूज़ करें, हो सकता है कि हम नॉर्मल चीज़ पूछें वो नॉर्मल जवाब दे दे, लेकिन हमेशा एक ह्यूमन सुपरविजन होना चाहिए। आपने ये पूछ लिया कि पिछले 20 सालों में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं इंडिया में, लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा मिला के उसका डिटेल दीजिए, उसने डिटेल निकाल के दे दिया। लेकिन आप ब्लाइंडली उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमेशा एक ह्यूमन सुपरविजन चाहिए। आपकी जानकारी मशीन की जानकारी से बेहतर होनी चाहिए, तभी आप उसको चेक कर पाएंगे, नहीं तो आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। और आप कहीं न्यूज़ रूम में काम कर रहे हैं और आपने ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत ही खतरनाक, डेंजरस और मिसलीडिंग हो जाएगा। इसलिए टूल का यूज़ करना भी सीखना भी एक कला है कि आप कैसे यूज़ करेंगे, क्या आप कीवर्ड डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एआई के आने से जॉब के पे खतरा बढ़ रहा है। कई सारे इंडस्ट्री में निश्चित रूप से खतरा बढ़ेगा, कई सारे इंडस्ट्री में उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जहाँ पे मैकेनिकल वर्क ज़्यादा है और ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम कम है, वहाँ पे एआई अपनी घुसपैठ करेगा और अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। जिस प्रोफेशन में ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम ज़्यादा है और आर्टिफिशियल का कम है, वहाँ पे एआई टूल्स ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है? अब मान लो कि तुम क्रिएटिव वर्ल्ड में काम कर रहे हो, जहाँ आपको क्रिएटिव चीज़ें बनानी है, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, एआई नहीं सोच सकता है ठंडा मतलब कोका कोला, वो ह्यूमन ही सोचेगा। आप अगर फैक्ट चेकिंग कर रहे हो, एआई आपके लिए फैक्ट चेकिंग नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कर रहे हो तो एआई नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। एआई आपको सपोर्ट कर सकता है कुछ पार्ट लिखने में, कुछ बैकग्राउंड लिखने में, लेकिन वो भी लिख रहा है अगर, तो उस पर भी आप ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन कई सारे इंडस्ट्री हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, जो बहुत मैकेनिकल तरीके से काम कर, जैसे किसी को फ़ोन उठा के किसी का रिप्लाई करना है, उसके पास क्वेरीज आ रही हैं, दिन की 20 क्वेरी आ रही हैं, जो रिप्लाई, उसको बस रिप्लाई करना है क्वेरी पे, जिसको कस्टमर केयर रिलेशनशिप बोलते हैं। अगर वो क्वेरी फिक्स है, 500 तरह की क्वेरी है, उतने में ही उसको आंसर करना है, उतनी ही क्वेरी आती है। अगर उस 500 तरह के क्वेरीज के आंसर को हम फीड कर दें सिस्टम में और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका जवाब दे रहा है, तो फिर उस बंदे की ज़रूरत नहीं है जो वहाँ बैठा हुआ है। तो ये सारा फ़र्क है, ठीक है। कई बार मैं मजाक में बोलता हूँ, एक जगह मैंने बोला भी था कि अगर आपके संस्थान में किसी भी फील्ड में कोई ये बोले कि एआई विल नॉट रिप्लेस पीपल, तो रिप्लेस दैट पर्सन फर्स्ट, कि जो बोल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ़र्क तो पड़ेगा, कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी जाती हैं तो नई अपॉर्चुनिटी आती भी हैं। जब कंप्यूटर आया था तो ऐसे ही शुरू हुआ था,
आजकल देखो सबको सब कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ें बदलते टेक्नोलॉजी के साथ बदलते चलना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है। तो सर मतलब यहाँ पे अगर पूछा जाए तो मेरी मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि सर जैसे एआई सिर्फ एक हमारी मदद कर सकता है, पूरी तरह से हम पर काबू नहीं कर सकता एक पत्रकार पर या किसी भी फील्ड में। तो अगर हम एआई की हेल्प ले रहे हैं तो सिर्फ वह हेल्पर के ही रूप में है, हमारे ऊपर हावी तो नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उसको आप उससे उतनी ही मदद लीजिए जितनी आपकी ज़रूरत है। अब वो भी मदद को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा जब आप उसको अपने काम में यूज़ कर रहे हैं। जी सर, तो सर इसके नुकसान फायदे भी हमें ही चेक करने पड़ेंगे। बिल्कुल, ह्यूमन सुपरविजन हमेशा ज़रूरी है। ह्यूमन सुपरविजन के बिना आप नहीं यूज़ कर सकते, ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते आपके काम में, इस जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। बाकी में हो सकता है ऐसी चीज़ें ना हो या हो, लेकिन हमारी इंडस्ट्री है, इसमें हमें तो ह्यूमन सुपरविजन 200% मैं बोलूँ तो रखना पड़ेगा इन चीज़ों पे। जी। सर सवाल है कि सोशल डिजिटलाइजेशन का जो दौर बढ़ रहा है, या सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं जो झूठी हैं, भ्रामक हैं, तो आज के जो पत्रकार हैं उनका फैक्ट चेकिंग कैसे करें कि वो सही हैं या गलत? सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं, बहुत आसान तरीका है। अभी जैसे हम लोग फैक्ट चेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं तो हम सिखाते हैं लोगों को, टूल्स के बारे में बताते हैं, ऑब्जर्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। इसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। मैं बोलूँगा कि आप लोग एक सेशन रखें फैक्ट चेकिंग का, मैं आके सेशन करूँगा बच्चों के लिए, आपके बैच के लिए एक पूरा 1-2 घंटे का सेशन फैक्ट चेकिंग के ऊपर मैं करने को तैयार हूँ कि आप फेक न्यूज़ को पहचानें कैसे, और जब आपने पहचान लिया तो उसको डिबंक कैसे करें, उसको पता कैसे करें कि ये फेक है। उसके बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स आप तब अप्लाई करते हो जब आपको लगता है कि ये गलत है। तो वो गलत लगना जो है ना, वो इम्पॉर्टेंट है कि आपके सामने 4 चीज़ें आ गई तो आपको हिट होना चाहिए कि ये इसमें प्रॉब्लम है, इस चीज़ में तो दिक्कत है। तो उसके बाद फिर आप उसको चेकिंग करते हो। टूल्स के बारे में बता दूंगा, बहुत सारे टूल्स हैं जिसका यूज़ करके आप गलत फ़ोटो, एडिटेड वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो, डीप फेक वीडियोज़ को बोलते हैं, इन सारे इस तरह के क्लेम्स को आप तुरंत डिबंक कर सकते हैं और जो फैक्ट है उसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने मैनेजमेंट से बात करके इस तरह का एक हाँ, आप बिल्कुल कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मज़ा आएगा उस सेशन में। थैंक यू सर। हम भी इंटरेस्ट है इस चीज़ को लेकर। बाकी सर मेरा सवाल है कि किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में रोजगार की तलाश या इंटर्न की तलाश हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे पीटीआई है, बाकी एजेंसीज भी काम करती हैं। तो एक तो इनके जॉब पोर्टल पे इनकी वैकेंसीज़ के बारे में लिखता है। इसके अलावा लिंक्डइन आजकल बहुत पावरफुल एक मीडियम है जहाँ पे जॉब्स के बारे में बताया जाता है। तो पीटीआई में से जब कोई वैकेंसी जब भी आती है तो निश्चित रूप से लिंक्डइन या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में बताया जाता है। जैसे मैंने अपनी टीम के लिए कुछ दिन पहले ही डाला था। सो वो उस पर नज़र रखें, या फिर उस संस्थान में अगर कोई आपका जान पहचान काम कर रहा है उसके थ्रू आप इसको पता करें। तो ये इनफॉर्मल वे है, लेकिन थोड़ा इस तरह से ही जाना पड़ेगा। तो पब्लिश भी होती है चीज़ें प्लेटफॉर्म पे और इनफॉर्मल तरीके से भी बताई जाती है। सर एक सवाल है कि पत्रकारिता में जैसे आपने पहले हमें बता दिया है कि अगर भाषा पे जोर दिया जाए तो हिंदी और इंग्लिश, किसी एक भी भाषा पर हम बात नहीं कर सकते हैं, दोनों ही ज़रूरी है। अगर हिंदी ज़रूरी है तो इंग्लिश भी। सर तो मैं इसी अगर उसमें पूछूं कि अगर टाइपिंग की बात करी जाए तो इंग्लिश से भी ज़्यादा हिंदी पर जोर दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, और बोलने पर अगर ध्यान दिया जाए तो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पर जोर दिया जाता है। सर ऐसा क्यों है आखिरकार? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, हर चीज़ मार्केट ड्रिवन होती है। अब अगर हिंदी का समाचार पत्र, ये सिस्टम ऐसे बना हुआ है, मैं उसके बारे में बस बता रहा हूँ, और इंग्लिश का समाचार पत्र, दोनों के आप अगर मार्केटिंग टीम में जाएंगे, एड डिपार्टमेंट में जाएंगे और पता करेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर का जो एड स्पेस की वैल्यू है और हिंदी के पेपर की जो एड स्पेस की वैल्यू, दोनों में फ़र्क है। तो फ़र्क क्यों है पता नहीं, बट है। तो उसी हिसाब से ये चीज़ें ड्राइव होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि अगर आप इंग्लिश में किसी को लिख रहे हैं तो उसका ज़्यादा अंतर है और हिंदी में। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश और हिंदी भाषी काफ़ी यहाँ पे डोमिनेंट लोग हैं नॉर्थ इंडिया में। काफ़ी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी एक लैंग्वेज पे फोकस करके ही आप अगर अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम में आएंगे आप। मेरा कहना है कि आप किसी भी 2 लैंग्वेज में अपनी पकड़ रखें। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही रखें। अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी के साथ साथ कोई और लैंग्वेज। अगर आप 2 लैंग्वेज में अपने पढ़ने, लिखने और समझने की जानकारी को आप बढ़ाते हैं तो ये आपको हमेशा ही आपको आगे लेके जाएगा।
अभी सिचुएशन ऐसी है ना, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो आपको एज पे रहने के लिए या उससे किसी से आगे अपने आप को रखने के लिए अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। वो स्किल सेट कैसे काम आता है? आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको न्यूज़ सेंस पैदा करने की आदत डालनी पड़ेगी, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं आपको अगर बोलूँ कि मुझे 2 पैराग्राफ इंग्लिश में लिख के दो, 2 पैराग्राफ हिंदी में लिख के दो, या फिर हिंदी में और किसी और लैंग्वेज में लिख के दो, आपको समय नहीं लगना चाहिए उसमें। तो ये ऐसा मैसेज आता है ना कि हाँ इसको आता है, ठीक है, चीज़ें आती हैं इसको, तो वो उस तरह की चीज़ों को डेवलप होता है। मेरा कहना है कि जो 2 साल या 1 साल हम बिताते हैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, यहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, तो इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि जब हम यहाँ से बाहर निकलें तो जो बाहर लड़ाई है, जो आसान नहीं है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। कहीं किसी फील्ड में कोई लड़ाई आसान नहीं है, अपने आप को स्टैब्लिश करना बहुत टाइम लगता है। स्टैब्लिश करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं अपने केस की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में पढ़ाई करने के बाद, जैसे स्कूल हिंदी में हुआ, हम लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी, हम लोगों ने भौतिकी पढ़ी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े तो इंग्लिश में आए, फिर हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, फिर हम पत्रकारिता में गए तो हिंदी पढ़ी, फिर बाहर निकल के आया तो इंग्लिश में काम किया। तो ये दोनों लैंग्वेज पे हमारा कंट्रोल बराबर रहा। अभी मेरे को बोलो तो मैं यही इंटरव्यू आपसे इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, यही इंटरव्यू मैं हिंदी में भी कर रहा हूँ, और डिक्शन में, शब्दों में कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस हुई होगी, वो उसमें भी नहीं होगी। वो सिर्फ इसलिए कि मैंने दोनों लैंग्वेज पे बराबर, ये मुझे सबके लिए बोलता हूँ। और दूसरी चीज़, मेरी नज़र में पत्रकार वही है जिसको लिखना आता है। जिसको लिखना नहीं आता है वो मेरे लिए पत्रकार नहीं है। आप भले ही टीवी कैमरे पे जाके आप आधे घंटे का भाषण दे दें, मतलब आप कैमरे पे आ जाएं, लेकिन अगर आप 2 पैराग्राफ शुद्ध हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में लिख नहीं सकते हैं, न्यूज़ स्टोरी नहीं बना सकते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिखना, पढ़ना, समझना और 2 लैंग्वेज पे कंट्रोल रखें। और बाकी आजकल जो क्या है, नई सारी चीज़ें काफ़ी आ गई हैं, स्किल सेट काफ़ी है, जैसे फैक्ट चेकिंग हो गया, AI के बारे में जानकारी हो गई, जैसे आपने बताया SEO की जानकारी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन की जानकारी हो गई। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग है, फ़ोटोशॉप करना जानना चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स जानना चाहिए, एडोबी पे काम करना आना चाहिए, फ़ोटो एडिटिंग के कई सारे सॉफ्टवेयर है, उस पर काम आना चाहिए। मतलब आपको मैं बोलूँ कि तुम स्टोरी एडिट करो, आप कर दीजिए, वीडियो एडिट करो, आप कर दीजिए, फ़ोटो एडिट करके दिखाओ, आप कर दीजिए। ये 3 चीज़ आपने पकड़ लिया, आपको नौकरी की दिक्कत नहीं होगी, इनिशियल लेवल पे आपको नौकरी मिल जाएगी। तो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कीजिए, ये ज़रूरी है। सर, भावी पत्रकारों के लिए आप कोई संदेश देना चाहें? ये अभी जो दिया मैंने, यही संदेश अपने आप को तैयार करें, बिल्कुल तैयार करें, और लिखना, बोलना, पढ़ना, और इसके साथ साथ टूल्स पे काम करना। टेक्निकल समझ मतलब आपकी अल्ट्रा लेवल पे होनी चाहिए। मैं आपको दूं, अगर ये रहा 10 मिनट का वीडियो, मुझे इसमें से 60 सेकंड का शॉर्ट्स बना के दो यूट्यूब के लिए। आपने पूरी वीडियो देख ली, आपके न्यूज़ सेंस से पकड़ लिया कि ये 60 सेकंड जो है ये ज़्यादा यूनिक है, इसमें कंटेंट है, ये पकड़ है इसमें। आपने उसको क्रॉप किया, आपने सिस्टम पे गए, आपने उसको एडिट किया, उस पर थंब लगाया, उस पर टेक्स्ट लिखा, आपने वीडियो प्रोड्यूस कर दिया। तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। ये अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी सीख लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मार्केट में दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम लोग बैठे। इसके अलावा एक अंतिम सवाल ये है कि बचपन का आदमी के जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ। तो सर, आपके बचपन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई, आपका बचपन ऐसा कैसे बीता जो मतलब अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो आपकी जिंदगी आसान ये बनाने बड़ा के लिए? इसी कड़ी में मेरा भी हाँ, हाँ। दोनों को मिला लीजिए। सर, आपके कुछ ऐसे शौक जो हमें पता है या जो आपको पसंद है, जैसे मैंने आपकी कई वीडियोस देखी है जिसमें आप म्यूजिक गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो आपको पसंद है। बिल्कुल। सर, बताइए उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, मैं उसी से शुरू करता हूँ। मैं क्लास 2 में था और कोई एक मूवी देख के आया था, और मूवी का गाना मुझे बड़ा पसंद आया था, तो मैं पलंग पे बैठ के ऐसे टेबल पे कुछ बजा रहा था। क्लास 2 में था। तो मेरे फादर जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, सिवान एक जगह है बिहार में, और छपरा है एक जगह, तो वहाँ पे प्रिंसिपल थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, फिर प्रो VCU के रिटायर हुए थे। तो उन्होंने मुझे देखा तबला बजाते, जब मैं क्लास 2 में था। तो मुझे उन्होंने उसी समय अगले दिन जाके है तबला वाले स्कूल में, म्यूजिक स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। तो क्लास 2 से लेके क्लास 10 तक मैंने 8 साल तबला सीखा। 8 साल का कोर्स, प्रॉपर कोर्स होता है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, वो मैंने किया। और जब सोचें आप 2 साल, सेकेंड क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है,
तो मेरी उंगलियाँ फट जाती थी, रेड हो जाती थी, कई सारे तबला फोड़ दिए मैंने बजाने के चक्कर में। तो वो म्यूज़िक की समझ मुझे वहाँ से डेवलप हुई। गाना भी गाता था मैं कई बार, तो वो शौक जब आप 10th 12th कर लेते हैं ना, तो फिर आपके सारे शौक खत्म हो जाते हैं। दिमाग में रहता है कि भैया पहले नौकरी कर लें, भाई बाकी दुनिया बाद में ही चलती रहेगी, कैरियर पहले। तो वो पूरा गैप आ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर गैप एक बार ख़त्म हुआ तो फिर वो चीज़ें निकल के आती हैं। तो खाली टाइम पे मैं कभी तबला निकालता हूँ और कोई बढ़िया सा गाना लगा के उस पर तबला बजाता हूँ, अच्छे से प्ले करता हूँ। और वो ऐसी चीज़ है कि अगर कहीं तबला बज रहा हो, अगर मैं कहीं जाऊँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। लिटरली मैंने लोगों को हटा के बोला कि मुझे बजाना है। ऐसे 2 केसेस हुए हैं। मैं जयपुर गया था और वहाँ पे चौकी धानी की जगह है, फैमिली के साथ गया था। तो वहाँ पे हम लोग जहाँ खाना खाने गए तो अब 100-150 लोग बैठे थे, बीच में तबला और सितार और हारमोनियम बज रहा था। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी डॉटर को बोला कि कैमरा लो, तुम शूट करना और मैं जा रहा हूँ। उसको बोला मुझे बजाना है। वैसे देखा मुझे इसको क्या हो गया। मैं कहा आप जो गाना बजाओगे ना नेक्स्ट, मुझे बजाना है। बोला बजाइए। वो साइड हो गया। मैं वहाँ बैठ के 150 लोगों के सामने मैंने तबला बजाया और सारे लोग देख रहे थे, सबने क्लैपिंग की। एक जगह मैं पूजा पे गया था, वहाँ भजन चल रहा था, तो वहाँ भी तबला वाले को हटा दिया, मुझे बजाना है। तो मैं रोक नहीं पाता हूँ। क्लासिकल म्यूजिक होता है, मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। तो वो मेरा बचपन का वो है, वो अभी भी है। तो खाली टाइम में मैं यही करता हूँ। आपका सवाल क्या था? सर बचपन की ऐसी कोई घटना है जो हाँ, आपको पत्रकारिता जीवन में बहुत ज़्यादा लाभदायक है? मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि घर में कोई बच्चा है और बदमाशी बहुत करता है, आपकी बात नहीं मानता है, अपने मन की करता है, उसको करने दीजिए अपने मन की। वो इसलिए कि अगर वो तब अपने मन की कर रहा है, इसका मतलब वो उस बात को सोच रहा है कि मैं इसको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए तो कैसा रहेगा। भले गड़बड़ कर रहा हो या बदमाशी में कुछ कर रहा हो, लेकिन वो सोच रहा है, थिंकिंग कैपेसिटी आ रही है। दूसरा बच्चा होता है कि वो वेट कर रहा है कि उसके पापा या मम्मी उसको क्या बोलेंगे वही करेगा, तो वो उन पर डिपेंडेंट हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा घर में ऐसा है जो थोड़ी बदमाशी करता है, उसको बिल्कुल ना डांटें, उसको वो करने दें, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही है। मैं ऐसा ही था। इसीलिए जितनी जल्दी आपकी खुद पे डिपेंडेंसी बनने लगेगी ना, कि आपको आपका कोई काम करने के लिए दूसरे के भरोसे नहीं है। आप सोचो, आप गलत करोगे ठीक है, सीखोगे, फिर नेक्स्ट में नया करोगे। तो ये सारी चीज़ें शुरू होती गई। तो मैं बहुत अर्ली एज से डिसीजन लेने के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट था। और जैसे मैंने बताया अपने फादर के बारे में, अपने फादर की बात भी नहीं मानता था। वो जो बोलते थे मैं उसको उल्टा करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये करना चाहिए। बाद में वो थैंकफुली मेरे डिसीजन सही होते थे और उन्होंने बाद में बोला कि नहीं, जो भी डिसीजन लिए तुमने ठीक लिए। बहुत सारे लाइफ में से डिसीजन थे। तो अर्ली एज में चीज़ों को खुद के हिसाब से सोचना, समझना और एक्शन लेना। आप 10 बार लोगे, 8 बार सही होगा, 2 बार गलत होगा, तो 2 बार जो गलत होगा उसमें सीखोगे, एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा इस काम को ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। तो वैसे करके ये सारी बचपन से ही ऐसी चीज़ें होती रही कि अर्ली एज में मैं बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो गया डिसीजंस लेने के मामले में। तो अभी सिचुएशन ये है कि डिसीजंस मेरी लाइफ के जो बड़े डिसीजंस होते हैं, मैं किसी से पूछता नहीं हूँ। ये बहुत पर्सनल चीज़ है मेरी, मैं बता रहा हूँ। मैं किसी से पूछता नहीं हूँ। इसलिए नहीं पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ तो मेरी प्रॉब्लम आप हो सकता है उस लेवल पे नहीं समझ पाएँ, लेकिन आप सजेशन दे देंगे और आपके सेंस से मैं और कंफ्यूज हो जाऊँगा। अगर मैंने वो आपके कहने वाला काम कर दिया, अगर वो फेलियर हो गया, तो मैं पूरा का पूरा ब्लेम आप पे डाल दूंगा कि आपके कारण ऐसा हो गया। मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैंने अपना प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सोच लिया, डिसीजन ले लिया। अच्छा हुआ तो अपनी पीठ खुद थपथपा ली और बुरा हुआ तो खुद को खुद ही समझा दिया कि भैया क्या कर दिया तुमने। आई एम नोबडी टू ब्लेम। सो ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आप ब्लेम गेम से हट गए, अपने आप के ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली और गलती हुई है तो अपने आप को समझाया भी कि गलती मेरे कारण हुई। जिसने ये समझ लिया कि ये गलती मेरे कारण, खुद के कारण हुई है, वो फिर ज़िंदगी में ठीक करेगा। गलतियों को दूसरे पे ना डाल के अपने पे डालें। तो ये काम थोड़ा अर्ली एज में मैंने शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा मैसेज है करियर के उद्देश्य में, जो लोग अपने मन का ऑप्शन चूज करते हैं और या उसमें फेल भी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहिए, आप उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल सही डिसीजन। देखो डिसीजन क्या होता है ना कि आप बहुत सोच समझ के लेते हैं। या तो आप खुद सोचने के लायक बन गए हैं तो सोचिए, ये नहीं कि जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे क्रिकेट की जानकारी नहीं है, मैं क्रिकेट का सजेशन देता फिरूं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मुझे क्रिकेट की जानकारी है तो मुझे सजेशन किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही करूँगा। तो पहले अपना मेंटल लेवल डेवलप करें और फिर उसके बाद से अपने आप पर डिपेंडेंट हो जाए। वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो थिंकिंग कैपेसिटी, अब जैसे मैथ्स में आप सबने मैथ पढ़ा होगा स्कूल में, LHS = RHS करते हैं ना, इक्वेशन सॉल्व करते हैं।
उसका आज के डेट में क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। एक फ़ायदा है, वो ये है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी गई और आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। LHS आपने पूरा 4, 5, 6, 7, 8 लाइन में उसके ऊपर उसको सॉल्व किया और LHS स्टूडेंट को एक्सेस करके आप प्रूव किया कि ये हो गया सॉल्यूशन। यही चीज़ ज़िंदगी में हर जगह काम आती है कि प्रॉब्लम आपके सामने है, आप सॉल्यूशन खुद ढूंढिए। तो सॉल्यूशन ढूंढने का जो स्किल सेट आपके अंदर वो मैथ का इक्वेशन भर रहा है, वही स्किल सेट आपको पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है कि प्रॉब्लम आ गया, सॉल्यूशन मुझे LHS RHS करना है, खुद ही करना है और खुद ही कर देंगे। तो स्किल सेट वैसे बढ़ाना होता है, ये ज़रूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। ये अच्छी शुरुआत है ये, और जब भी ये हो जाए तो ये लिंक मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए, मैं भी अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगा। और अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छी शुरुआत है। थैंक यू।